नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों आज है संडे और आज हम अपने चैनल पे करते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी कि आपके कमेंट का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाए हैं जो आपके द्वारा हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है संजय जी का। संजय जी पूछते हैं कि सर अगर हमने चेक नहीं दिया है तो भी क्या बैंक हमारे ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर सकती है या नहीं। तो देखिए, बैंक चेक बाउंस का मुकदमा करने के लिए केवल चेक की ही ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा बैंक चेक बाउंस का मुकदमा नहीं करती है। लेकिन आज का जो समय है वो चेक का समय नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब बैंक चेक्स नहीं ले रही हैं, अब बैंक ईसीएस के माध्यम से आपसे पैसा ले रही हैं, यानी कि ऑटो डेबिट। आजकल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का ज़माना है। आपके खाते से ऑटोमेटिकली बैंक के खाते में पैसा चला जाएगा और फिर वहाँ से बैंक आपके लोन खाते में पैसा डाल देगी। तो ये व्यवस्था है। तो यहाँ पे अगर आपने चेक नहीं दिया है तो बैंक आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा नहीं कर सकती है। मैंने एक वीडियो में यही बताया था कि चेक की जगह पे बैंक आजकल ईसीएस ले रही हैं, यानी कि आपके खाते से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा, आपके लोन अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर आपके खाते में पैसा नहीं है और आपकी ईएमआई उस महीने नहीं गई तो फिर बैंक आपके ऊपर ईसीएस बाउंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज के रिटर्न होने का केस आपके ऊपर कर सकती है। और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत आपके ऊपर मुकदमा करती है। ये जो एक्ट है वो 2007 में ये बना था और इसकी धारा 25 ये कहती है कि जो धारा 138 है यानी कि एनआईए एक्ट में चेक बाउंस का मुकदमा है उसी के समान इस धारे को बनाया गया है। अगर आपका ईसीएस रिटर्न होता है, 3 बार अगर ईसीएस रिटर्न हो गया तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है और फिर बैंक उसी प्रकार से कार्रवाई करती है जिस प्रकार से वह चेक बाउंस के मुकदमे में करती है। ईसीएस रिटर्न के मामले में यहाँ डबल पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है, यानी कि जितना ही बार आपका ईसीएस रिटर्न होगा उसका दुगना पैसा आपको देना होगा। अगर आपका ईसीएस रिटर्न होता है, आपके ऊपर बैंक ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से नोटिस भेजी है और आप उस नोटिस पे अपीयर नहीं हुए, फिर उसके बाद कोर्ट से आपको समन आता है और आप समन पे भी नहीं जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही नुकसान होता है। तो फिर आपको 2 साल की जेल हो सकती है अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो, लेकिन हालांकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। ये जमानतीय धारा है, इसमें जमानत हो जाती है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किन्हीं केसेस में देखा गया है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो आपको 15 दिन भी जेल में रख सकता है, लेकिन इसकी अवधि जो निर्धारित है वो 2 साल है, यानी कि समय सीमा इसकी 2 साल है। तो इसमें आपको थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना चाहिए और आपको समय पे उपस्थित होकर के अपने केस में अपनी जमानत करा लेनी है। तो संजय जी आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है वो दीपक शर्मा जी पूछते हैं कि सर अगर बैंक की तरफ से अकाउंट एनपीए है तो हम क्या करें। देखिए, अगर बैंक की गलती की वजह से आपका अकाउंट एनपीए हुआ है और आपने जानबूझ करके नहीं किया है और आपके अकाउंट में पैसे हैं फिर भी बैंक ने जानबूझ करके अकाउंट एनपीए कर दिया है तो आप बैंक के खिलाफ आप सीधे कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि कंज्यूमर फोरम का जो एक्ट है वो सेक्शन 2 के अंतर्गत डेफिशिएंसी ऑफ बैंक सर्विस के अंतर्गत बैंक के ऊपर आप केस कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक के खिलाफ आप आरबीआई में और बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी इनकी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाएगी और आपके साथ जस्टिस होगा। और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के केस में बैंक के ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो आप अपने बचाव में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 के अंतर्गत अपनी रिलीफ ले सकते हैं अगर बैंक की तरफ से कोई भी गड़बड़ी होती है तो। अगला जो प्रश्न है वह एक चैनल के माध्यम से आया है जिनके चैनल का नाम है जब जागो तभी सवेरा। इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर संपत्ति हमारे नाम पे नहीं है, हमारे पिताजी के नाम पे है, लेकिन लोन हमने लिया है तो क्या बैंक हमारी संपत्ति को बेच सकती है। तो आपको सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक को एक गारंटी चाहिए, यानी कि एक गारंटर चाहिए जिसके पास कोई प्रॉपर्टी हो। अगर बोरोवर के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है
तो बैंक एक गारंटर ढूंढता है। वो आपसे गारंटर डिमांड करता है कि आप गारंटर लेके आइए। अगर आपके फादर गारंटर हैं और फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है और आपने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है बैंक उसको सेल आउट या नीलाम कर सकता है। देखिए क्या है कि गारंटर ये गारंटी लेता है कि अगर बोरोवर अपना पैसा नहीं देगा तो वह उसकी जगह पे बैंक का पैसा लौटाएगा। तो यहाँ पे बैंक डायरेक्ट गारंटर को सीधे नोटिस भेजते हैं, और अगर गारंटर भी पैसा नहीं देता है तो मॉर्गेज एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी आपने शर्तों के अनुसार मॉर्गेज पेपर साइन किया है तो आपकी प्रॉपर्टी यानी गारंटर की प्रॉपर्टी को बैंक बेचने का अधिकारी है। इसमें गारंटर की प्रॉपर्टी बैंक बेच सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके इन 3 प्रश्नों का हमने उत्तर आपको दे दिया। तो दोस्तों हर संडे को हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अगर आपको भी कोई प्रश्न अपना पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि घर बैठे ही आपको लीगल एडवाइस मिले तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।